मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के 5वें चैप्टर ब्रिटिश कॉमन सभा के बारे में पढ़ाऊँगा। वस्तुतः कॉमन सभा ही ब्रिटिश संसद है। जैसा कि रॉबर्ट वार्ड पोल ने कहा था, जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह कॉमन सभा से परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तो वह लोक सदन को ही विघटित करता है। इंग्लैंड का लोक सदन संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है। लोक सदन को व्यवहार में संसद कहा जाता है। न्यूमैन के शब्दों में संसद की संप्रभुता लोक सदन में निवास करती है। सिडनी लॉ के अनुसार लोक सदन संसद की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक गौरवमयी व्यवस्थापिका है। लोक सदन की शक्तियों और महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि लोक सदन ही संसद का पर्याय बन गई है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि वह केवल लोक सदन के प्रति ही उत्तरदायी है। कॉमन सभा की रचना और संगठन। इस समय ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या 650 है। वह सन 1955 में निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए परिवर्तनों के अनुसार यह सदस्य संख्या 630 थी। 1983 से सन 2010 के आम चुनाव से पूर्व तक ब्रिटिश कॉमन सभा की सदस्य संख्या 659 रही। सन 2010 के कॉमन सभा के आम चुनाव 650 सीटों के लिए हुए। वर्तमान में UK के 650 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें 529 तो इंग्लैंड में हैं, 40 वेल्स, 59 स्कॉटलैंड और 18 उत्तरी आयरलैंड हेतु आवंटित हैं। ये सब सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। ब्रिटेन में जून 1970 में किए गए परिवर्तन के अनुसार 18 वर्ष के प्रत्येक नर नारी को वोट देने का अधिकार है। ब्रिटेन में पूर्व के कुछ बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र भी थे, किंतु अब सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कर दिए गए हैं। कॉमन सभा के एक सदस्य द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। कॉमन सभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं और अयोग्यताएं। कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है, जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं हों। नंबर 1, वह इंग्लैंड का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो। नंबर 3, उसका नाम मतदाता सूची में हो। नंबर 4, वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो। निम्नलिखित व्यक्ति लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते: जो व्यक्ति लॉर्ड सभा का सदस्य हो, जो विदेशी हो, जो नाबालिग हो, जो पादरी, नगरों के मेयर और काउंटियों के शेरिफ हो, जो शासकीय कर्मचारी हो, जो किसी तरह प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लाभान्वित होते हों, घोर अपराध के लिए दंडित व्यक्ति, पागल और दिवालिया व्यक्ति। कार्यकाल। कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा अपना कार्यकाल बढ़ा भी सकती है, जिस तरह की प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर महारानी कॉमन सभा को शीघ्र ही भंग भी कर सकती है और नए चुनाव करवा सकती है। प्राय प्रधानमंत्री ऐसा उस समय करता है जबकि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और वह जनता से दोबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए अपील करता हो। कॉमन सभा के सदस्यों के विशेष अधिकार। कॉमन सभा के सदस्यों के कुछ विशेष अधिकार भी हैं। उन्हें सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते के अतिरिक्त बिना किराए के रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। नंबर 3, उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कॉमन सभा को सामूहिक रूप से ब्रिटिश महारानी के पास पहुंचने का अधिकार है। कॉमन सभा को अपनी कार्रवाई के नियंत्रण का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सदन उसे दंड दे सकता है। सदन किसी सदस्य की अनर्हताओं के विषय में निर्णय दे सकता है। इस आधार पर चुनाव भी रद्द कर सकता है। वेतन। कॉमन सभा के सदस्यों को 65,738 पाउंड वेतन दिया जाता है। लॉर्ड सभा के सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता, किंतु लॉर्ड सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए भत्ते दिए जाते हैं। सदन का अधिवेशन। कॉमन सभा का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही शुरू होता है। ब्रिटेन में यह प्रथा है कि वर्ष में एक अधिवेशन बुलाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर अधिक अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या 40 रखी गई है। पदाधिकारी। कॉमन सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है। वही सदन की सभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष भी होता है। उसके अतिरिक्त सदन के अन्य पदाधिकारी भी होते हैं।
साधन समिति का अध्यक्ष, संसद का लिपिक, सर्जेंट एट आर्म्स, संदेशवाहक आदि आदि। मई 2010 के आम चुनाव और कॉमन सभा में दलीय स्थिति। 6 मई 2010 को इस संपन्न कॉमन सभा के चुनाव में लेबर और कंजर्वेटिव दोनों बड़ी पार्टियों में से कोई भी पार्टी सरकार के गठन के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। निवर्तमान गॉर्डन ब्राउन के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी को 650 सदस्यीय कॉमन सभा में जहां 258 सीटें इस चुनाव में मिल सकी, वहीं 306 सीटों के साथ डेविड कैमरून के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को भी अकेले दम पर सरकार गठन के लिए आवश्यक जनादेश प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में निक क्लेग की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे 57 सीटें मिली थी, के समर्थन से 43 वर्षीय डेविड कैमरून ने गठबंधन सरकार के नए प्रधानमंत्री के रूप में 11 मई 2010 को कार्यभार ग्रहण किया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के 43 वर्षीय नेता निक क्लेग को सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ब्रिटेन में गठबंधन सरकार अस्तित्व में आई है। इस चुनाव में कुल मिलाकर 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इससे पूर्व 1997 के चुनाव में 71%, 2001 में 59 और 2005 के चुनाव में 61% मतदाताओं ने लगभग मतदान किया। चुनाव जीतने वालों में एशियाई मूल के 8 पार्टी शामिल हैं, जो भारतीय मूल के भी हैं। कॉमन सभा की शक्तियां और कार्य। कॉमन सभा के निम्नलिखित कार्यों और शक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि वह अभी संसार की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक शक्तिशाली सभा है। मुख्य रूप से कॉमन सभा की शक्तियां निम्न हैं। नंबर 1, विधि निर्माण संबंधी कार्य। विधि निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश कॉमन सभा की शक्तियां असीम हैं। ब्रिटेन के किसी भी विषय पर कॉमन सभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से एक विधेयक को कानून बनाने के लिए कॉमन सभा की, लॉर्ड सभा की और सम्राट की स्वीकृति जरूरी है। इसमें राज्य की स्वीकृति तो केवल नाम मात्र की है। जहाँ तक लॉर्ड सभा का प्रश्न है, वह किसी सामान्य विधेयक को 1 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है। इस प्रकार कॉमन सभा इंग्लैंड में उच्चतम कानून निर्मात्री संस्था है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियंत्रण केवल कॉमन सभा का है, लॉर्ड सभा का नहीं। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति पूर्ण उत्तरदायी है। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही लिया जाता है। वह उस सदन के बहुमत दल का नेता भी होता है। वित्तीय शक्तियाँ। इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध कहावत है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है, और यही कारण है कि जनता की कॉमन सभा को बजट के संबंध में अंतिम अधिकार प्राप्त है। बजट के संबंध में कॉमन सभा का एकाधिकार है। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह के लिए रोक सकती है। वित्त विधेयक कॉमन सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं और उसके द्वारा स्वीकार होने के पश्चात यदि 1 माह के समय बीत जाने पर लॉर्ड सभा उन्हें स्वीकार नहीं करे तो वे कानून बन जाते हैं। अन्य कार्य। कॉमन सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं जनता की राय की अभिव्यक्ति करना, और नंबर 2, लोगों को शिक्षण देना, जनता की शिकायतों कष्टों को सुनना। संक्षेप में कॉमन सभा देश के दर्पण के रूप में काम करती है। विश्व का सर्वशक्तिशाली सदन, प्रथम सदन। सर एडवर्ड कोक ने लिखा है कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि तथा पूर्ण है कि इसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। ब्लैक स्टोन के अनुसार वह प्रत्येक संभव कार्य कर सकती है जो प्रकृति से अशक्य न हो। डिजराइल के शब्दों में कॉमन सभा संसार की सबसे अधिक प्रकम्पित करने वाली और होश गायब करने वाली संस्था है। सिडनी लॉ के शब्दों में कॉमन सभा संसार में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा है। इसकी आदरणीय प्राचीनता, इसका सांप्रदायिक इतिहास, इसकी महती परंपरा, इसकी नवयुग जैसी शक्ति एवं भावना, संसदों पर उसका प्रभाव, ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन से उसका अभिन्न संबंध, केंद्रीय शासन यंत्र को चलाने में उसका हाथ, ये सब बातें इसे एक ऐसी संस्था बनाते हैं जिसकी तुलना में कोई दूसरी संस्था नहीं है। कॉमन सभा विश्व के निम्न सदनों में शक्तिशाली निम्न सदन है। इसके लिए निम्न कारण हैं। नंबर 1, कॉमन सभा संसद का पर्याय बन गई है। ब्रिटेन में संसद शब्द का मतलब व्यवहार में कॉमन सभा से ही है, और कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि वह केवल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का भाव। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, उसकी कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। न्यायालय कॉमन सभा द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को अवैध घोषित नहीं कर सकते। नंबर 3, संविधान में संशोधन का अधिकार। कॉमन सभा जिस ढंग से साधारण कानून पारित करती है उसी ढंग से संविधान में परिवर्तन भी कर सकती है। नंबर 4, लॉर्ड सभा की गौण शक्तियाँ। कॉमन सभा की तुलना में लॉर्ड सभा दयनीय स्थिति में है।
वह साधारण विधेयक को 1 वर्ष और धन विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है। कार्यपालिका पर भी कॉमन सभा का ही नियंत्रण है, अतः कॉमन सभा ही अधिक शक्तिशाली होती है। लोक सदन तथा प्रतिनिधि सदन की तुलना। प्राय व्यवस्थापिकाएं द्विसदनात्मक होती है। इंग्लैंड और अमेरिका में भी ऐसा ही है। अमेरिका में निम्न सदन को प्रतिनिधि और इंग्लैंड में लोक सदन कहा जाता है। मुनरो ने दोनों देशों के निम्न सदनों की इन शब्दों में तुलना की है कि लोक सदन तथा प्रतिनिधि सदन दोनों में अनेक समानताएं विभिन्नताएं हैं। यद्यपि दोनों एक दूसरे की संतान और इसमें पारस्परिक पैतृक चिन्ह स्पष्ट रूप से विद्यमान है, यद्यपि दोनों की रचना स्वभाव पर वातावरण की भिन्नता का स्पष्ट प्रभाव है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि एक संस्था गुणों के अनुसार अंग्रेज है और दूसरी अमेरिकन। प्रत्येक का स्वभाव और चित्तवृत्ति पृथक है। संक्षेप में दोनों की तुलना इस प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1, लोक सदन। इंग्लैंड का लोक सदन अत्यधिक शक्तिशाली निम्न सदन और संसद शब्द का पर्याय बन गया है, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधि सदन एक दुर्बल निम्न सदन है और ऊपरी सदन का पिछलग्गू बन गया है। नंबर 2, इंग्लैंड में कार्यपालिका लोक सदन के अधीन है और लोक सदन उसको अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटा सकता है। अमेरिका में कार्यपालिका प्रतिनिधि सदन से कोई विशेष संपर्क नहीं रहता और सदन राष्ट्रपति और उसके मंत्रियों को नहीं हटा सकता। नंबर 3, इंग्लैंड में व्यवस्थापन के क्षेत्र में लोक सदन की इच्छा मान्य रहती है। लोक सदन द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में लोक सभा क्रम से 1 वर्ष और 1 माह का विलंब कर सकती है, जबकि अंतिम शक्ति लोक सदन के पास ही है। अमेरिका में व्यवस्थापन के क्षेत्र में दोनों सदन समान रूप से शक्तिशाली हैं। कोई भी विधेयक उस समय तक पारित नहीं समझा जा सकता जबकि दोनों सदनों द्वारा स्वीकार न कर लिया जाए। नंबर 4, इंग्लैंड में देश का नागरिक किसी भी चुनाव क्षेत्र से लोक सदन का चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका में व्यक्ति उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसके चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। ब्रिटेन में इस समय कोई दूषित प्रथा नहीं है। अमेरिका में चुनाव क्षेत्रों का निर्माण करते समय जेरीमैंडरिंग की दूषित प्रथा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, ब्रिटेन में स्पीकर किसी भी दल से अपना संबंध नहीं रखता, पूर्णतः निष्पक्ष रहता है। इधर अमेरिका में प्रतिनिधि सदन में स्पीकर अपने दल से संबंध रखता है और सदैव दल का पक्ष लेता है। कैनोनिज्म कहते हैं शायद इसको। नंबर 7, इंग्लैंड में संवैधानिक कानून भी साधारण व्यवस्थापन की प्रक्रिया से ही पारित होते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कानून के विषय में निर्णायक शक्ति लोक सदन को ही प्राप्त है। प्रतिनिधि सदन में स्पीकर अपने दल से संबंध रखता है, सदैव दल का पक्ष लेता है। अमेरिका का प्रतिनिधि सभा को इस संबंध में निर्णायक शक्ति प्राप्त नहीं है। सीनेट प्रतिनिधि सभा की इच्छाओं पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकती है। 8 नंबर, लोक सदन द्वारा पारित किसी भी विधेयक का इंग्लैंड में न्यायिक पुनरीक्षण नहीं हो सकता। इधर अमेरिका में व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक का न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। नंबर 9, लोक सदन की समितियां तुलनात्मक दृष्टि से कम शक्तिशाली हैं, जबकि अमेरिका में प्रतिनिधि सदन की समितियां अधिक शक्तिशाली हैं। नंबर 10, लोक सदन की गणपूर्ति केवल 40 सदस्यों द्वारा होती है, जबकि अमेरिका में प्रतिनिधि सदन की गणपूर्ति कुल संख्या का बहुमत मानी जाती है। थैंक यू।